दोस्तों नमस्कार। यह डिप्लोमेसी है या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक शानदार चैप्टर है या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, क्योंकि 24 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में पूरी नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली से तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर हिंडन एयरपोर्ट है, जो कि गाजियाबाद में है। और बीते 24 घंटों से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इसी हिंडन एयरपोर्ट के सेफ हाउस में मौजूद है। इस दौर में प्रधानमंत्री ने कोई मुलाकात शेख हसीना से नहीं की, जबकि बांग्लादेश या कहें खुद शेख हसीना जो 15 साल तक सत्ता में रही, भारत से उनकी निकटता या भारत की उनसे निकटता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर कोई जानता है। हर कोई यह भी जानता है कि भारत ही वो देश है जिसने ईस्टर्न पाकिस्तान में से बांग्लादेश को जन्म दिया। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी मौजूदा वक्त में शेख हसीना दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के सेफ हाउस में है। और यह सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात उनसे अभी तक डिप्लोमेसी के तहत नहीं की है, या यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, या फिर इस दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, उसमें भारत की विदेश नीति जिस रास्ते पर चल पड़ी है, उसमें भारत को हर कदम अब फूंक फूंक कर उठाना है। इन सारे सवालों के अक्स तले सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे, तो उस शपथ समारोह में भी यानी 9 जून को शेख हसीना बतौर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंची थी। और उसके 2 हफ्तों के बाद जून के आखिरी हफ्ते में भी वह 2 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंची थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने दोनों ने पत्रकारों को संबोधन किया था, आपस में बातचीत की थी। और उस बातचीत में बहुत साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जो कहा और शेख हसीना ने जो कहा, वो एक ऐसा चैप्टर है दोनों देशों के संबंधों को लेकर जो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि कितनी निकटता बांग्लादेश के साथ भारत की रही है। लेकिन फिर इस दौर में वो कौन सी डिप्लोमेसी है और वो कौन सी दूरियां हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना से नहीं मिले हैं? क्या मौजूदा वक्त में एक नए बांग्लादेश से भारत का सामना होने वाला है? ढाका जिस तेजी से बदल रहा है और वहां पर मोहम्मद यूनुस जो हैं, वो अब सलाहकार के तौर पर सरकार चलाएंगे, सेना पीछे मौजूद होगी। मोहम्मद यूनुस माने जाते हैं कि अमेरिका के करीब हैं। उन्होंने ही ग्रामीण बैंक की थ्योरी दी, जिसके बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी पटरी पर लौटने लगी। और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में विकास दर किसकी सबसे ज्यादा थी, तो वो बांग्लादेश की रही। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच कई सवाल भारत की विदेश नीति को लेकर पहली बार सतह पर आ चुके हैं, क्योंकि भारत की अपनी पहचान तो उस वक्त से एक बिल्कुल अलग थलग और एक मौलिक तौर पर नई डिप्लोमेसी को बनाने की रही, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 ही पावर सेंटर दुनिया में बचे, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ रशिया था। कोल्ड वॉर के उस युग में याद कीजिए, उस दौर में भारत ने प्रयास किया और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन उसी दौर में बना था। 1961 में 120 देश उसमें शामिल हुए। उस दौर को याद कीजिएगा तो नेहरू थे, नासिर थे जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, टीटो थे जो कि युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, घाना के प्रेसिडेंट भी शामिल थे, सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे वह भी शामिल थे। लेकिन कहा जाता है टीटो, नासिर और नेहरू ने मिलकर इस पूरे गुट निरपेक्ष आंदोलन को बचाया और इस रूप में बनाया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घटनाक्रम हो, जो किसी भी के साथ ना खड़ा होना चाहता हो, वह बिल्कुल गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकता है। और तादाद 120 देशों की हो गई। और जब पूर्वी पाकिस्तान पर इंदिरा गांधी ने हमला किया, जहां से बांग्लादेश बना, उस दौर को भी याद कीजिएगा, तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा जो भेजा था, उसकी धमकी भारत को दी गई थी उस वक्त, लेकिन भारत तब भी झुका नहीं। तो क्या इस मौजूदा वक्त की डिप्लोमेसी इस बात की इजाजत नहीं देती है कि प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात भी करें, या फिर इस दौर की परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतनी विकट है कि भारत उसमें सिर्फ टकटकी लगाकर देख रहा है? क्योंकि ढाका में हो रहा है जो कुछ,
और बांग्लादेश के भीतर जो घटनाक्रम हो रहे हैं, आज उन तमाम परिस्थितियों को लेकर देश के विदेश मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में तकरीबन 4.5 मिनट का बयान भी दिया। हम उस बयान पे आए उससे पहले मौजूदा वक्त में जरा देश को एक मानचित्र के तहत मौजूदा परिस्थितियों से कम जोड़ लीजिए कि भारत की विदेश नीति इस वक्त कहां पर खड़ी है। बांग्लादेश को लेकर भारत ने चुप्पी इस दौर में साधी हुई है। इसके ठीक प्रक्रिया के समानांतर अगर चलिएगा तो अफगानिस्तान के भीतर जिस तरीके से वहां पर जब नाटो की मौजूदगी थी तो भारत ने कितना वहां इन्वेस्टमेंट किया, और जब अमेरिका वहां से चला गया तो वहां पर भारत का कितना इन्वेस्टमेंट डूब गया, और तालिबान के आने के बाद उसके अपने झुकाव कैसे चाइना के तरफ चले गए या कैसे रशिया और ईरान की तरफ चले गए, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और भारत के इर्द गिर्द अगर तमाम देशों को आप परखना शुरू करें तो मालदीव में तो चुनाव ही हो जाता है भारत के मुद्दे को लेकर, और वहां पर जो भारत को मुद्दा बनाता है वह वहां पर चुनाव जीत जाता है। नेपाल के भीतर जब संविधान का सवाल आया था और संविधान जब बन रहा था उस वक्त भी विदेश नीति के तहत नेपाल के संविधान को लेकर की गई भारत की टिप्पणी ने वहां पर बवाल मचा दिया, और उसके बाद एक दूरी बनती चली गई, और इस वक्त नेपाल भी चीन के साथ खड़ा है। श्रीलंका के भीतर जो कुछ हुआ जिस तर्ज पर हुआ, और उसके बाद वहां पर श्रीलंका के बंदरगाह किस तरीके से चीन उसको डेवलपमेंट के नाम पर एक स्ट्रेटेजिक सेंटर बनाकर अपने हिस्से में ले गया और भारत देखता रह गया, यह भी एक मौजूदा परिस्थिति जरूर है। चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, या मौजूदा वक्त में बांग्लादेश हो या नेपाल हो, या इन दोनों की परिस्थितियों के साथ रोहिंग्या के मामले के मद्देनजर चीजें जब उलझी तो म्यांमार भी किस तरीके से किस पक्ष में खड़ा हुआ यह भी बताने की जरूरत है नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक जो हर बरस होती थी, प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन में नहीं गए, और उसके बाद से उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बैठकें खत्म हो गई। इसी दौर में सार्क की बैठक खत्म हो गई, जो साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देश जिसमें शामिल थे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को लेकर इस दौर में सार्क की बैठक पर एक बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने या भारत ने लिया या विदेश नीति के तहत लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में करगिल और उस दौर में न्यूक्लियर वार तक की परिस्थितियां तो चिताई जा रही थी, लेकिन उस दौर में भी सार्क की बैठक रुकी नहीं, क्योंकि आपस में जुड़कर एक दबाव उन महाशक्तियों के खिलाफ खड़े होने की परिस्थितियों को पैदा करता है जिसका अगुवा भारत रहा है। और मौजूदा वक्त में अगर यह भी समझे कि जब सार्क की बैठक नहीं हुई, गुट निरपेक्ष नहीं हुआ, उस दौर में भारत की विदेश नीति नाटो देशों के बेहद करीब रही, और यह भी माना जाता रहा जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो यह भी माना जाता रहा कि भारत की निकटता अमेरिका के साथ हद से ज्यादा हो गई है, और लगता ऐसे है कि जैसे वह नाटो देश में ही तब्दील हो चला है। और इस दौर में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो भारत के सामने विकट परिस्थिति थी, लेकिन बावजूद इसके भारत ने अपने देश के हितों को समझा, और जो सुविधाएं रशिया से मिल रही थी, खास तौर से कच्चे तेल को लेकर जो वह 30% बाजार में कम कीमत पर दे रहा था, उससे भारत की इकोनॉमी बहुत संभली भी, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया है। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है कि भारत के लोगों को उस सस्ते तेल का लाभ क्यों नहीं मिला, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत घटी भी उसका भी लाभ भारत की इकोनॉमी के साथ लोगों को क्यों नहीं मिला। और इकोनॉमी का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने राजनीतिक सुविधाओं के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आप पैसा लेते चले गए। यानी यूक्रेन और रशिया में भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया कि युद्ध से कोई रास्ता निकलता नहीं है तो उनकी पीठ ठोकी गई, लेकिन एक तरफ G7 की बैठक में यूक्रेन के साथ गलबहियां और यूक्रेन के उलट इस दौर में रशिया के साथ गलबहियां डालने की सोच ने भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुत सारे सवाल भारत की विदेश नीति और डिप्लोमेसी को लेकर खड़े जरूर कर दिए। और फिर याद कीजिए इस दौर में हमास को लेकर भी भारत ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फिलिस्तीन के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने अपने बयान को बदला भी, लेकिन जब हमास के लीडर को इस्राइल ने निपटा दिया और वह भी ईरान में, और भारत के संबंध ईरान और इस्राइल दोनों के साथ है, तो नया सवाल यह भी आया कि अब वो किस रास्ते चलेगा।
यानी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति और इससे हटकर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सामरिक परिस्थितियों की भी प्रतिस्पर्धा सामने आने लगी। और एक नया सवाल यह भी आ गया कि अब बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए एक ऐसा देश है जहां पर वह अपने अनुकूल एक स्टेशन बना सकता है। यानी अमेरिका के साथ खड़े मोहम्मद यूनुस अपने तौर पर वहां पर इस दौर में सरकार की कमान संभालेंगे और इस पूरे इलाके में निगरानी रखने के लिए अमेरिका क्या इन चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर चाइना दूसरी तरफ जितने बड़े लोन से बांग्लादेश को अपने हथेली पर नचा रहा था और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह बांग्लादेश भारत के करीब जा रहा है, तो उसने एक झटके में वहां की परिस्थितियां पाकिस्तान के जरिए और जिसका जिक्र आईएसआई के जरिए हो रहा है उसके मार्फत ही बदलनी शुरू कर दी। और बांग्लादेश के भीतर जो कुछ हुआ, जिस रूप में हुआ, वह तमाम सवाल हैं, क्योंकि बांग्लादेश के भीतर तो यह भी बात है कि भारत की पहुंच पकड़ बांग्लादेश को लेकर बहुत रही और खुद शेख हसीना ने जब ढाका से उड़ान भरी तो उस समय भारत के जहाज राफेल क्या मदद कर रहे थे या सुरक्षा दायरे में अगरतला तक लेकर आए और उसके बाद उड़ान भरकर हिंडन एयरपोर्ट तक पहुंची। लेकिन इन सवालों के बीच बड़ा सवाल तो यह है कि भारत की डिप्लोमेसी इस दौर में किस रास्ते है और विदेश नीति क्या मौजूदा वक्त में भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के दायरे में खड़ा कर चुकी है। इन सवालों को आर्थिक और डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को परखने से पहले आज पार्लियामेंट में जब देश के विदेश मंत्री जिन बात का जिक्र कर रहे थे वो सुनिए पहले। India Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. विदेश मंत्री का वक्तव्य या उसके नब्ज को अगर आप पकड़िए तो बहुत साफ है कि भारत के लिए यह एक अचानक ऐसी घटना हुई जो सबसे बड़े झटके के तौर पर है, विदेश नीति के मद्देनजर, डिप्लोमेसी के मद्देनजर और पड़ोसी देशों से संबंधों के मद्देनजर भी। 15 बरस की शेख हसीना की सत्ता के दौर में भारत ने कभी भी शेख हसीना या उनकी पार्टी अवामी लीग से हटकर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, किसी दूसरे नेता को कभी कोई तरजीह नहीं दी। खालिदा जिया जब उनकी सत्ता रही तो भी भारत के संबंधों को लेकर कई सवाल उस दौर में उठते रहे और अब खालिदा जिया जेल से रिहा हो रही हैं। 2018 में उन पे करप्शन के चार्ज लगे थे और अब मौजूदा वक्त में जेल से रिहाई के आदेश हो चले हैं। तो सवाल है कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति जो कर्ज में डूबी हुई है, वहां की आर्थिक परिस्थितियां डामाडोल है और इसी वजह से लोगों के भीतर का असंतोष जो पनपा, उसको शायद विदेशी ताकतों ने या फिर रणनीति और कूटनीति के आश्रय भारत के सबसे करीबी और स्ट्रेटेजिक पड़ोसी को भी अब भारत के हाथों से छीन लिया। और जो शेख हसीना हिंडन एयरपोर्ट के सेफ हाउस में है, यहां से वो उड़ान भर के क्या अमेरिका चली जाएंगी, क्योंकि अमेरिका स्ट्रेटेजिकली चाहेगा कि उसके अनुकूल रहे और जब बांग्लादेश की परिस्थितियां लगेंगी कि उससे हटकर है तब वो शेख हसीना को दोबारा वहां लाकर रख दे। ये हो सकता है। या फिर चीन जिस तरीके से कर्ज दिए हुए है उसका एक आंकड़ा यह भी समझिए कि 2016 में बांग्लादेश ने तकरीबन $1 बिलियन चीन से कर्ज लिया था, जो 2022 में बढ़ते बढ़ते 6 बिलियन हो गया। 2023 के साल में $1.1 बिलियन और लिया गया
और 2024 में वो $5 बिलियन और मांग रहा था बांग्लादेश, जिस पे सिर्फ $1 बिलियन देने पर चीन राजी हुआ। मसला इतना ही भर नहीं है। दरअसल बांग्लादेश में ये चीन ने जो अपने तौर पर जितना लोन दे रखा है वो तकरीबन $5 बिलियन का है, और उसके अलावे कर्ज लेकर कर्ज चुकाने की परिस्थिति में बांग्लादेश फंस चुका था। उसको महंगाई से सामना करना था, उसको अपने फॉरेन रिजर्व के जरिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो पैसा देना होता है उसको वहां पर चुकता करना था, जीडीपी ठीक करनी थी। इसीलिए आईएमएफ के साथ जब उसकी बैठक हुई जो इसी बरस शुरू में हुई, उसमें उसने लगभग $4.7 बिलियन की मांग की और सहमति बनी सिर्फ $1.4 बिलियन पे। और इन सब के बीच अगर देखिए तो चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है बांग्लादेश के भीतर वो तकरीबन 60,000 करोड़ का है, लेकिन चीन की कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश में मिले हुए हैं वो तकरीबन 22.94 बिलियन के हैं। यानी अगर इसको रुपए में तब्दील कीजिएगा तो ये लगभग 2 लाख करोड़ के करीब के हैं। और चाइना जो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में वह भी तकरीबन 1,92,000 करोड़ का करता है, और जो बांग्लादेश से सामान चाइना जाता है वह सिर्फ 5,681 करोड़ का है। यानी कर्ज में डूबे हुए वह भी चीन से कर्ज लेकर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो दूसरी तरफ है। तो नई सरकार जिन चुनौतियों से सामना करेगी उसमें चीन उसके सामने एक बड़े प्लेयर के तौर पर होगा। भारत के साथ उसके संबंध या भारत के साथ उसके रिश्ते वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के हिसाब से नहीं रहे या डिप्लोमेटिक नहीं रहे। चूंकि 1971 में बांग्लादेश का आना मानचित्र पर वो भारत का ही प्रयास था। उस वक्त ना तो अमेरिका साथ था और ना ही चीन साथ खड़ा था, और ना ही रशिया उस रूप में समझ रहा था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी वहां पर क्या प्रभाव और अपने सेना के जरिए क्या करने जा रही है। और शायद अगर इन परिस्थितियों के असल तार को आप पकड़िए तो मौजूदा वक्त की स्थिति है कि अवामी लीग के खिलाफ नई बांग्लादेश की सरकार होगी। और भारत की सबसे बड़ी चिंता यही हो चली है कि जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, यानी जो हिंदू हैं, जो मंदिर हैं, जो भी वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, या जिस भी रूप में जो भी चीजें वहां मौजूद हैं उस पर वहां पर हमला हो रहा है। एक आपको तस्वीर दिखलाते हैं। यह तस्वीर दरअसल इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ढाका की है। कल शाम की यह तस्वीर है। किस तरीके की लूटपाट और आगजनी हो रही है, क्योंकि वहां पर 26 जिलों में जो हालात हैं उन हालातों के मद्देनजर भारत की कूटनीति और डिप्लोमेसी और विदेश नीति को लेकर कुछ नए सवाल हैं। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखिए। तो यह तस्वीर ढाका के इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर की है। लेकिन सवाल अब कहीं ज्यादा बड़ा इसलिए हो चला है क्योंकि भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, ध्यान दीजिए तो भारत चारों तरफ से जिन देशों से घिरा है उन देशों की जरूरतें उन देशों के साथ है जहां पर भारत उनके साथ या तो प्रतिस्पर्धा कर रहा है या फिर अपनी विदेश नीति के मद्देनजर भारत कहीं पर अमेरिका के करीब नजर आता है, कहीं पर रशिया के करीब नजर आता है, कहीं पर उसको रशिया के साथ साथ इजराइल और ईरान में से भी चुनना पड़ता है कि अब वो किस रास्ते जाएगा। यानी डिप्लोमेसी और विदेश नीति की जो मौजूदा प्रक्रिया है, शायद इससे मुश्किल हालात
भारत के अपने राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद से कभी ऐसे रहे नहीं होंगे। और भारत एक बड़े पावर के तौर पर भी इस पूरे इलाके में उसकी मौजूदगी है। तो चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, इन सब के लिए भारत की महत्ता एक बराबर है या कहीं ज्यादा है। लेकिन जब ये आपस में टकराएंगे तो फिर भारत की डिप्लोमेसी क्या कहेगी, अब शायद उसी का रास्ता खोजने का वक्त आ गया है। और अगर भारत के भीतर तमाम राजनीतिक दल इसमें टकराते हुए दिखाई देंगे तो शायद अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को इससे लाभ मिलेगा, जो अभी तक मिल रहा है। क्योंकि यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि भारत के प्रधानमंत्री 2 दिनों पहले तक जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, अब उनसे मुलाकात करने 24 किलोमीटर का रास्ता तय नहीं कर पाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी और विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है, जो तमाम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब कही जा रही है कि भारत की नजर उस पर थी, लेकिन भारत पे क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव था जो बांग्लादेश में हो रहा है। और बांग्लादेश के साथ साथ अब म्यांमार की स्थिति और खासतौर से जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो खासतौर से पूर्वोत्तर का इलाका भारत का है, वहां पर क्या इस दौर में डिस्टर्बेंस कहीं ज्यादा होगी। लेकिन सवाल तो यह है कि भारत की अपनी डिप्लोमेसी ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 60 के दशक से जो थसक के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, वह धीरे धीरे युद्ध की परिस्थितियों में अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर हों, जिस रास्ते पर चल पड़े, उसमें चाहे उन्होंने रशिया के साथ कच्चे तेल को लेना, यूरोप के मैदान में जाकर कहना पड़ गया उनको कि हम अपने घरेलू जरूरतों को पहले देखेंगे, यह सही है। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर रणनीतिक तौर पर सबसे करीबी देश आपके स्ट्रेटेजिक तौर पर किसी दूसरे का एसेट अब हो रहा है और आप ये उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इसके मतलब मायने बहुत साफ हैं कि रणनीतिक तौर पर आप बांग्लादेश को कैसे ट्रीट करेंगे। अभी भी यह एक सवाल हर जहन में है, जबकि ताकत के लिहाज से भारत इस पूरे इलाके में सबसे ताकतवर देश के तौर पर मौजूद है और इसको चीन भी जानता है। और शायद सहमति असहमति के बीच में सहमति बनाने की कोशिश आज सर्वदलीय बैठक में इसीलिए हुई, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया और वहां पर विदेश नीति और विदेश मंत्री और उनकी डिप्लोमेसी सब कुछ बताने की सोच बांग्लादेश के मद्देनजर आज एक बैठक में भी हुई। लेकिन वहां पर भी कुछ राजनीतिक दलों को निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन बावजूद इस बैठक के दृश्य को देख लीजिए। विदेश मंत्री ने ये बातें संसद में अपने दिए बयान से चंद घंटों पहले इस बैठक में सुबह 10 बजे ही कही थी। और इस बैठक में उन्होंने जानकारी दी थी कि बांग्लादेश के साथ जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उनको साधने की कोशिश कैसे आने वाले वक्त में की जा सकती है और कैसे होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि बांग्लादेश के भीतर बदलती हुई परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कमोवेश हर देश को आर्थिक मुद्दों पर डिरेल कर रही है। बांग्लादेश में जो हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री निवास के भीतर जिस तरीके से लोग घुस गए, हर किसी को यह भी याद आया कि अफगानिस्तान में तालिबान भी जब वहां पर भवन और राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के भवन में घुसे तो किस तरीके की लूटपाट थी। यह स्थिति श्रीलंका के भीतर भी नजर आई कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में जब वहां के आम लोग घुसे तो क्या स्थिति थी। यानी आर्थिक तौर पर सत्ता की संपन्नता या दुनिया से कर्ज लेकर राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना, बांग्लादेश की आर्थिक परिस्थितियों के भीतर यह सवाल किसी दूसरे ने नहीं उठाए। जो आंदोलन कर रहे छात्र थे उसमें ढाका यूनिवर्सिटी के 5 छात्र, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर, सरजिम आलम, हसनत अब्दुल्ला और मजुमदार, ये 5-6 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से
शेख हसीना की सत्ता वहां पर लोगों से दूरियां बना चुकी थी और दुनिया से कर्ज लेकर वह करप्ट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही थी। इस गुस्से को किसने शह दिया, कैसे ये चीजें आगे बढ़ी, राजनीतिक तौर पर ये तमाम देशों के भीतर जो गरीब और विकासशील देश हैं उनके सामने ये नई चुनौती है। लेकिन सवाल तो भारत की उस विदेश नीति और डिप्लोमेसी का है जिसमें हर वक्त संकट के वक्त भारत जो ताकतवर नजर आता था, इस बार वो इतना कमजोर नजर क्यों आ रहा है। और सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री निवास या उनके कार्यालय से हिंडन एयरपोर्ट का रास्ता जो है वह बीते 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने नहीं पहुंचे। और दुनिया के सामने भारत कौन सा संदेश बांग्लादेश को लेकर जाएगा, इस पर दुनिया की टकटकी लगी हुई है, क्योंकि यह भी तय होगा कि भारत अपने पड़ोसी देशों को लेकर और बांग्लादेश जैसे देश को लेकर अब उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या कहती है। क्या अब भी रशिया और अमेरिका की दिशा है, अब भी ईरान और चीन का रास्ता है, अब भी यूक्रेन और हमास के मद्देनजर सवाल है, या भारत अपनी मौजूदगी जो नॉन अलाइंग मूवमेंट से शुरू हुई थी और सार्क को साधते हुए दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी का एहसास भारत जो कराता था, इस बार क्या वो फेल हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।